पिछली वीडियो में अभी अपन ने डिस्कस किया कि जो उत्तरी अमेरिका है उसके जो तटीय क्षेत्र हैं वो उनमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण जगह है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़रूरी थी। अब इस वीडियो में अपन जो भी भू आकृति है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इस भाग को, जो उत्तरी अमेरिका का ये भाग है, इसको बोलते हैं पश्चिमी नॉर्थ अमेरिका, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका, और इस भाग को बोलते हैं पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको पश्चिमी क्यों बोल रहे हैं, इसको पूर्वी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब अपन ये डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार से गोल इमेज से अपन फ्लैट इमेज में आने पर किस प्रकार से जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है और जो पश्चिमी क्षेत्र हमें फ्लैट इमेज में दिखता है वो किस प्रकार से एक दूसरे के अगल बगल है। तो वही कारण है कि ये पूर्वी क्षेत्र है और ये पश्चिमी क्षेत्र है। ये प्रशांत महासागर का पूर्वी क्षेत्र है और ये उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी क्षेत्र है। तो सबसे पहले ये समझते हैं अपन कि इस क्षेत्र को उत्तरी अमेरिका के इस क्षेत्र को पश्चिमी कॉर्डिलेरा क्यों कहते हैं। पश्चिमी तो क्यों कह रहे हैं ये अपन ने डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी क्षेत्र है। फिर इसको कॉर्डिलेरा क्यों कहते हैं, तो कॉर्डिलेरा बेसिकली एक ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहां विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण विभिन्न तरीकों से और विभिन्न समय में हुआ हो। तो ऐसे क्षेत्र को अपन कॉर्डिलेरा कहते हैं। इसका उदाहरण ऐसे समझिए कि ये मुख्य रूप से यहाँ पर मोड़दार पर्वत है मुख्य रूप से, लेकिन यहीं पे आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक सेरा नेवादा करके एक जो पर्वतीय क्षेत्र है वो स्थापित है। सेरा नेवादा जो क्षेत्र है वो है ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, और जबकि ये पूरा जो क्षेत्र है ये है मोड़दार पर्वत का उदाहरण। तो इसलिए इसको कॉर्डिलेरा कहते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ पर्वतीय क्षेत्रों की उत्पत्ति विभिन्न तरीकों से विभिन्न समय में हुई है, इसलिए इसको कॉर्डिलेरा कहते हैं। ब्लॉक माउंटेन से आप क्या समझते हैं। ब्लॉक माउंटेन बेसिकली, अगर मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, ये एक स्थलखंड है, स्थलखंड को अगर 3 भागों में बांट दें तो अगर ये क्षेत्र नीचे चला जाए और ये क्षेत्र ऊपर, ये भी क्षेत्र नीचे चला जाए, लेकिन ये क्षेत्र अपने स्थान पर यथावत रहे, इस क्षेत्र पर कोई परिवर्तन ना हो, तो इसी को ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ब्लॉक माउंटेन। तो चलिए सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कि यहाँ पर आखिर मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति बेसिकली संपीड़न बल के कारण होती है, और संपीड़न बल अगर एक स्थलखंड ये है, एक स्थलखंड ये है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है,
और दोनों प्लेटें आपस में अगर टकराती हैं तो इन दोनों प्लेटों के बीच में संपीड़न बल की उत्पत्ति होती है, और इसी संपीड़न बल के कारण जब स्थल खंड का ऊपर की ओर उत्थान होता है तो उसी स्थल खंड को हम मोड़दार पर्वत कहते हैं। तो यहाँ कौन सी दो प्लेटों का टकराव हुआ जिसके कारण मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति हुई, इसको एकदम ब्रीफ में समझते हैं, क्योंकि जब अपन जियोमॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे, भू आकृति विज्ञान जब अपन डिस्कस करेंगे तो वहाँ एक पूरा टॉपिक ही है। तो यहाँ केवल समझने के दृष्टिकोण से अपन चर्चा करते हैं। तो ये जो प्लेट आप देख रहे हैं ये पैसिफिक प्लेट है। ये जो प्लेट आप देख रहे हैं ये पैसिफिक ओशियन की प्लेट है, प्रशांत महासागर की प्लेट है, और ये उत्तरी अमेरिका की प्लेट है। जब ये प्लेट और ये प्लेट आपस में टकराई तो ये प्लेट, क्योंकि इस प्लेट का जो घनत्व था और जो इसकी तीव्रता थी वो ज्यादा थी, इसके वजह से ये प्लेट यहाँ पर इंटर कर गई। टकराने के बाद ये प्लेट यहाँ पर इंटर कर गई, जिसके कारण यहाँ पर संपीड़न बल की उत्पत्ति हुई और यहाँ के स्थलखंड ऊपर की ओर उठ गए। इन्हीं स्थलखंड को कहते हैं फोल्डेड माउंटेन, मोड़दार पर्वत, मोड़दार पर्वत। तो उम्मीद है कि आप लोग मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई ये समझ गए होंगे। अब वेस्टर्न कॉर्डिलेरा जो है उसको अपन एक एक करके डिटेल से डिस्कस करते हैं कि वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में कौन कौन से क्षेत्र बेसिकली आते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर एक रेंज है जिसको कहते हैं अलास्का रेंज। अलास्का रेंज, अलास्का रेंज। यहां पर एक रेंज है जिसको कहते हैं ब्रुक्स रेंज, ब्रुक्स रेंज। यहां पर एक माउंटेन सिस्टम है जिसको कहते हैं कोस्ट माउंटेन, कोस्ट माउंटेन। यहां पर एक सिस्टम है, माउंटेन पर्वत है जिसको कहते हैं कास्केड माउंटेन, कास्केड माउंटेन। ठीक यहां पर एक दूसरा है जिसको अपन डिस्कस किए हैं, इसको कहते हैं शेरा नेवादा। सेरा नेवादा के जो दक्षिणी क्षेत्र में यहाँ पे आप एक डिजर्ट पाएंगे। इस डिजर्ट का नाम है मोजावे डिजर्ट, मोजावे डिजर्ट। मोजावे डिजर्ट के दक्षिण क्षेत्र में आप एक दूसरा डिजर्ट दिखेंगे जिसका नाम है सोनोरन डिजर्ट, सोनोरन डिजर्ट। यहां पर आप देखेंगे कि एक मैकेंजी माउंटेन है, मैकेंजी माउंटेन। यहां पर आप देखेंगे कि रॉकी माउंटेन है। यहां पर आप इसके बाद अपन ये डिस्कस करेंगे कि किस पर्वतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पहले अपन ये देख लेते हैं कि कौन सा पर्वतीय क्षेत्र कहां पर अवस्थित है, इसके बाद अपन इनकी सबसे ऊंची चोटियों को देखेंगे। इसको कहते हैं शेरा मैट्रे, ओरिएंटल। यहीं पर एक और माउंटेन है जिसको कहते हैं सेरा मैट्रे
ऑक्सीडेंटल। अब देख लेते हैं कि इनके सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और उनकी क्या खास बात है। यहां पर एक चोटी है जिसको कहते हैं माउंट मैकिनले, मैकिनले पीक। मैकिनले पीक बेसिकली उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और ये जो चोटी है ये अलास्का में स्थित है और अलास्का जो है वो यूएसए का भाग है। जब अपन उत्तरी अमेरिका के जो राजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक जो मैप है उसको अपन डिस्कस करते हुए ये देखे थे कि अलास्का जो है वो यूएसए का क्षेत्र है। तो यहाँ पर अलास्का रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है मैकिनले और मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको एक चोटी दिखेगी माउंट लोगन। माउंट लोगन जो है वो कोस्ट माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है और ये न केवल कोस्ट माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है बल्कि ये कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद जो कास्केड माउंटेन है इसकी यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी स्थित है जिसका नाम है रेनियर। रेनियर इसका नाम है रेनियर। इसके बाद सियरा नेवादा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो यहाँ पर स्थित है और इसका नाम है विटनी। विटनी सियरा नेवादा की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद आप जब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक चोटी स्थित है जिसका नाम है अल्बर्टा, अल्बर्ट। ये रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक माउंटेन स्थित है जिसको कहते हैं सैक्रामेंटो माउंटेन, सैक्रामेंटो माउंटेन। अब एक अन्य प्रकार की भू आकृति होती है जिसको कहते हैं इंटरमोंटेने प्लेस। बेसिकली इंटरमोंटेने प्लेस जो होता है वो किसी भी दो भिन्न आकृति के बीच में एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसको इंटरमोंटेने भी बोलते हैं। और इंटरमोंटेने में कोई पर्वत भी हो सकता है, कोई पठार भी हो सकता है या कोई बेसिन क्षेत्र भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इनके बीच में जो भी क्षेत्र आते हैं उनको इंटरमोंटेने एरियाज बोला जाता है। जैसे यदि आप ये देखेंगे कि कास्केड माउंटेन और रॉकी माउंटेन के बीच में एक यहाँ पर एक प्लेटाऊ है, एक पठार है जिसको कहते हैं कोलंबिया का पठार। सियरा नेवादा और आप रॉकी माउंटेन के बीच एक दूसरा बेसिन क्षेत्र देखेंगे जिसको कहते हैं ग्रेट बेसिन। इसके बाद आप जब सियरा मैड्रे ओरिएंटल और सियरा मैड्रे ऑक्सीडेंटल के बीच का एक पठार देखेंगे तो इसको कहते हैं मैक्सिकन का पठार। इसको मैक्सिकन का पठार कहते हैं। जब आप मोजावे डिजर्ट और सैक्रामेंटो डिजर्ट के बीच का क्षेत्र देखेंगे तो आपको यहाँ एक पठार देखने को मिलेगा। इसको कहते हैं कोलोराडो का पठार। इसको कोलोराडो का पठार कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कहां पर कौन सी भू आकृति स्थिति है। ये जो मैक्सिकन का पठार है यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर एक जगह है जिसको कहते हैं चिहुआ हुआ, चिहुआ हुआ।
चिहुआ हुआ बेसिकली एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो चांदी का भंडार है वो विश्व में सर्वाधिक है, और जो मैक्सिकन प्लेटाऊ है यहाँ पर सल्फर का भी इस भंडार काफी अधिक मात्रा में है। तो याद रखिएगा कि जो मैक्सिकन प्लेटाऊ है वो सल्फर के भंडार और चांदी के भंडार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पठार है। अब इसको उम्मीद है कि इन सभी जो भू आकृतियां हैं इनको आप समझ गए होंगे, इनकी अवस्थिति आप समझ गए होंगे। अब अपन चलते हैं यहां से पूर्व दिशा की ओर। तो जब आप यहां पर देखेंगे तो आपको एक माउंटेन सिस्टम दिखेगा जिसको कहते हैं अपलेशियन माउंटेन। अपलेशियन माउंटेन, अपलेशियन माउंटेन का जो विस्तार है वो बेसिकली बर्मिंघम से लेकर क्यूबेक तक है। क्यूबेक जो है वो कनाडा की एक महत्वपूर्ण सिटी है, और जो बर्मिंघम है वो बेसिकली यूएसए की एक महत्वपूर्ण सिटी है। तो इसका जो विस्तार है वो बर्मिंघम से लेकर क्यूबेक तक है। इसका एक उच्च क्षेत्र स्थित है जो यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर इसका एक उच्च क्षेत्र स्थित है जिसको कहते हैं ब्लू रिड्ज। ब्लू रिड्ज जो है अपलेशियन माउंटेन का एक उच्च भूमि है, उच्च क्षेत्र है। अब इसके बाद अपन कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक अन्य पठार स्थित है जिसको कहा जाता है एडवर्ड प्लेटाऊ। एडवर्ड प्लेटाऊ। यहाँ पर अपलेशियन माउंटेन के ऊपर एक दूसरा पठार स्थित है जिसको कहते हैं ओजार्क प्लेटाऊ। ओजार्क का पठार। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको एक मैदान दिखेगा जिसको कहते हैं ग्रेट बेसिन, ग्रेट प्लेन। इसको कहते हैं ग्रेट प्लेन यानी वृहद मैदान। यहां पर जब आप देखेंगे तो एक दूसरा मैदान स्थित है जिसको कहते हैं केंद्रीय मैदान। इसके बाद ये जो क्षेत्र है इसको कहते हैं लॉरेंसियन हाईलैंड। रेंसियन हाईलैंड। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इसको कहते हैं कनाडियन शील्ड। कनाडियन शील्ड। कनाडियन शील्ड से संबंधित जो बेसिकली चट्टान है वो प्री कैम्ब्रियन टाइम की है,
और प्री कैम्ब्रियन टाइम होने के कारण ये जो चट्टानें हैं वो खनिज के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन इनके खनिज का खनन और उपयोग नहीं हो पाया है। उसके पीछे वजह ये है कि ये जो चट्टानें हैं वो फाउंडेशनल रॉक्स हैं, मतलब मूलभूत सबसे नीचे पाई जाने वाली चट्टानें हैं, जिसके कारण इनका खनन करना काफी जटिल है। तो इसको कनाडियन सील्ड कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप इधर भी समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं कि महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं, महत्वपूर्ण झीलें कौन सी हैं, महत्वपूर्ण फाल जलप्रपात कौन से हैं, तो इनको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जब यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक रिवर है जिसको कहते हैं यूकोन रिवर। यूकोन रिवर, यूकोन रिवर बेसिकली कुछ भाग इसका रॉकी माउंटेन पर्वत श्रृंखला से निकलता है और कुछ भाग इसका मैकेंजी पर्वत श्रृंखला से निकलता है, और ये जाके बेरिंग स्ट्रेट में, ये बेरिंग स्ट्रेट है। जब अपन तटीय क्षेत्र डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर ये बेरिंग स्ट्रेट आया हुआ था। यहाँ पर एक जगह है जिसको कहते हैं नॉर्टन साउंड। नॉर्टन साउंड, नॉर्टन साउंड में ये यूकोन रिवर जाकर मिल जाती है। नॉर्टन साउंड इसके किनारे है और नॉर्टन साउंड से जाके ये बेरिंग स्ट्रेट में मिल जाती है। दूसरा आप देखेंगे कि तो यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है ग्रेट बियर। इस झील का नाम है ग्रेट स्लेव। ग्रेट स्लेव। इस झील का नाम है अथाबास्का। इस झील का नाम है रेंडीर। इस झील का नाम है विनीपेग। विनीपेग। आप देखेंगे कि जो ग्रेट बियर लेक है उससे एक आर्कटिक सर्कल पास हो रहा है, गुजर रहा है। यहां से आर्कटिक सर्कल गुजर रहा है। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि उत्तरी अमेरिका की किस झील से आर्कटिक सर्कल गुजर रहा है। दूसरा आप ये देखेंगे कि जो ग्रेट स्लेव है उससे एक रिवर निकल रही है जिसको कहा जाता है मैकेंजी रिवर। मैकेंजी रिवर। और मैकेंजी रिवर की जो सहायक नदी है वो ग्रेट बियर से होकर जा रही है। मैकेंजी रिवर जो कनाडा है उसकी सबसे लंबी नदी है। और इसके बाद आप ये देखेंगे कि ये जो लेक है, ये लेक जुड़ी हुई है स्लेव रिवर से। इसके बाद आप ये देखेंगे कि विन्नीपेग में यहाँ पर एक जगह है और इस जगह पे विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी अवस्थित है, क्योंकि जो अमेरिका का केंद्रीय मैदान है और जो वृहद मैदान है वहां पर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसलिए यहाँ पर एक सर्वाधिक बड़ी, सबसे बड़ी
गेहूं की मंडी अवस्थित है। इसके बाद अपन देख लेते हैं कि कनाडियन शील्ड में कुछ नदियों का क्रम है जो कि एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो यहाँ पर एक रिवर है, एक रिवर यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इस रिवर को कहते हैं नेल्सन, इस रिवर को कहते हैं हायास, इस रिवर को कहते हैं विन्नीसेक, इस रिवर को कहते हैं अल्बनी, इस रिवर को कहते हैं लीफ। तो ये नदियों का क्रम है जो कि एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। इसके बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एक फ्रेजर नदी अवस्थित है जो रॉकी माउंटेन से निकलती है। फ्रेजर नदी जहाँ पर स्टेट ऑफ जहाँ पर मिलती है वो उस जलसंधि को कहते हैं जुआन डी फूका। और इसी नदी के किनारे में एक कनाडा का बहुत ही महत्वपूर्ण शहर अवस्थित है जिसको कहते हैं सिएटल। सिएटल कनाडा का महत्वपूर्ण शहर इसलिए है क्योंकि यहाँ एरोनॉटिकल इंडस्ट्रीज का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कनाडा में हुआ है। और एरोनॉटिकल इंडस्ट्रीज का विकास होने के पीछे वजह ये है कि यहाँ मौसम बहुत साफ रहता है। दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कोलंबिया रिवर है, कोलंबिया रिवर बेसिकली कोलंबिया के पठार, रॉकी माउंटेन और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कास्केड माउंटेन से निकलती हैं। और ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी वह नदी है जो प्रशांत महासागर में गिरती है। और कोलंबिया नदी में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण डैम बांध बना हुआ है जिसको कहते हैं ग्रैंड कुली बांध। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर अमेरिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर अवस्थित है जिसको कहते हैं सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को को बेसिकली सिटी ऑफ गोल्डन से भी जाना जाता है क्योंकि जो यहाँ पर सेंटा क्लारा वैली है उसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। और सिलिकॉन वैली इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। दूसरा जो सैन फ्रांसिस्को है वो है भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है जिसके कारण यहाँ पर रसदार फलों का उत्पादन होता है। और रसदार फलों के उत्पादन के कारण यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जो वाइन इंडस्ट्रीज है वहाँ इसका सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में रसदार फलों का उत्पादन क्यों होता है, ये क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है। तो जब जलवायु विज्ञान डिस्कस करेंगे तो उसमें ये चीज आएगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि अमेरिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर अवस्थित है। यहाँ पर अमेरिका का बहुत महत्वपूर्ण शहर अवस्थित है लॉस एंजलस। लॉस एंजलस बेसिकली दूसरा अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है और यहाँ पर हॉलीवुड इंडस्ट्रीज का बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। तीसरा कि यहाँ पर एरोनॉटिकल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ है
क्योंकि यहाँ भी मौसम बहुत साफ होने के कारण इनका जो ऑब्जर्वेशन है और नॉटिकल इक्विपमेंट्स का वो आसानी से किया जा सकता है। यही वजह है कि यहाँ पर नॉटिकल इंडस्ट्रीज का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो एक वैली है जिसको कहते हैं डेथ वैली। डेथ वैली, इसी को ग्रैंड कैनियन भी के नाम से भी जानते हैं, ग्रैंड कैनियन। डेथ वैली बेसिकली उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला और सबसे गर्म क्षेत्र है। और एक शाहरुख खान की मूवी थी शायद परदेश उसका नाम था, वो उसकी शूटिंग भी यहीं पे हुई थी। और यहाँ पर कनाडा का एक वैंकूवर क्षेत्र भी है, वैंकूवर सिटी। वैंकूवर सिटी जो है वो कनाडियन रेलवे का जो है वो पश्चिमी अंतिम जंक्शन है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद डेथ वैली के बाद अपन आते हैं कि यहाँ पर एक रिवर है, इस रिवर का नाम है कोलोराडो। कोलोराडो, कोलोराडो रिवर की एक सहायक नदी है और ये जहां पर आके मिलती है वहां पर एक मानव निर्मित बांध है, मानव निर्मित झील भी है, लेक मीड। लेक मीड बेसिकली लेक मीड का जो जलाशय का क्षेत्र है वो यहाँ के बांध के लिए उपयोग किया जाता है। और यहाँ जो बांध का निर्माण हुआ है उसका नाम है ग्रैंड बोल्डर एंड होवर, क्योंकि जो ग्रैंड कुली है, ग्रैंड कुली कोलंबिया रिवर पे स्थित था। जो ग्रैंड कुली डैम है वो कोलंबिया रिवर पर स्थित था और जो कोलोराडो रिवर पर स्थित है उसको कहते हैं बोल्डर एंड होवर डैम। बोल्डर एंड हूवर डैम, हूवर डैम, दोनों अलग अलग बांध हैं। इसके बाद अपन आते हैं, यहाँ पर एक रिवर है जिसको कहते हैं रियो ग्रैनेडे रिवर। रियो ग्रैनेडे, रियो ग्रैनेडे रिवर बेसिकली एक ऐसी नदी है जो राजनीतिक सीमा मैक्सिको और यूएसए के मध्य में बनाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो मैक्सिको और यूएसए के बीच में राजनीतिक सीमा बनाती है, तो उसका आंसर कोलोराडो है। कोलोराडो का कुछ भाग सैक्रामेंटो से निकलता है, कुछ भाग सेरा मैड्रे ऑक्सीडेंटल के क्षेत्र से निकलता है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि ये जो झील है इसको कहा जाता है विन्नीपेग। विन्नीपेग, और यहाँ रॉकी माउंटेन से एक रिवर निकलती है, उद्गम होता है, उसका नाम है नॉर्थ सक्सेचेवान। यहाँ पर रॉकी माउंटेन से जो रिवर निकलती है, उद्गम होता है, उसका नाम है नॉर्थ सस्केचुआन। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे अपन ग्रेट लेक्स पर चर्चा करेंगे और जो भी ईस्टर्न साइड के जो नदियां हैं, जो महत्वपूर्ण शहर हैं, उनकी खास बातें क्या हैं, जैसे न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन डीसी है, इन सभी को चर्चा करेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कैरेबियन कंट्रीज के बारे में और सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज के बारे में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।